नमस्कार दोस्तों, मैं पोखरराम बामणिया आप सभी का मेरे YouTube चैनल बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज़ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम डिस्कस कर रहे थे जैव प्रौद्योगिकी के बारे में। जैव प्रौद्योगिकी जो पार्ट है इसका हम रिवीजन कर रहे थे और उस रिवीजन को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे rDNA तकनीक। rDNA तकनीक का मतलब है DNA को किस प्रकार हम चेंज करेंगे, वाहक के साथ जोड़ेंगे, जोड़ने के पर्पस में डालेंगे और उससे हमें वांछित उत्पाद की प्राप्ति होगी। तो इसको हम कहेंगे rDNA तकनीक, जो कि 6 चरणों में संपन्न होती है और हम स्टेप वाइज बात करेंगे। सबसे पहला जो चरण है उसमें वांछित या उपयोगी जीन की पहचान कर उसका पृथक्करण करना। मतलब सबसे पहले हमें जो जीन है, हमारे लिए जो उपयोगी जीन है, हमारा जो इच्छित जीन है, उस जिसकी हमें कॉपी तैयार करनी है, उसकी हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहचान करेंगे। अब पहचान करने के बाद उसका क्या करेंगे, हम पृथक्करण करेंगे। अब इच्छित जीन का मतलब डीएनए है, डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, इसलिए हम उसका जब पृथक्करण करेंगे तो हमें 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले कोशिका भित्ति का हमें पाचन करना पड़ेगा, तभी तो हम कोशिका के अंदर जा पाएंगे। कोशिका भित्ति का पाचन पहला स्टेप है। अब कोशिका भित्ति का पाचन हम विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स के माध्यम से करेंगे। सर्वप्रथम जैसे मान लो पादप कोशिका है तो सेलुलोज एंजाइम के द्वारा कोशिका भित्ति का पाचन किया जाएगा। जीवाणु कोशिका है तो लाइसोजाइम के द्वारा पाचन किया जाएगा। और कवक है तो कवक की कोशिका भित्ति है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है, इसलिए कवक की कोशिका भित्ति है उसका पाचन है वो काइटिनेज एंजाइम के द्वारा किया जाएगा। जैसे ही कोशिका भित्ति का पाचन हो जाएगा उसके बाद हमें केंद्रक तक या डीएनए तक, हमें तो डीएनए की प्राप्ति करनी है, तो वहाँ तक जाने के लिए बीच में ये जो पदार्थ होते हैं, प्रोटीन है, आरएनए है, कार्बोहाइड्रेट है, इनका भी पाचन करना होता है। तो अन्य पदार्थों का पाचन दूसरा स्टेप है, अन्य पदार्थों का पाचन। इसमें सबसे पहले प्रोटीन, तो प्रोटीन का पाचन किससे होगा, प्रोटीएज एंजाइम के द्वारा। आरएनए का पाचन किससे होगा, आरएनएज एंजाइम के द्वारा। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन है वो सीटीएबी एंजाइम्स के द्वारा किया जाता है। इस तरह से दूसरे स्टेप में अन्य जो अणु है उसका पाचन हो गया। अब तीसरा स्टेप हमारा बचता है डीएनए का अवक्षेपण। अब डीएनए के अलावा दूसरा कोई पदार्थ शेष नहीं बचा है तो क्या करेंगे, शीत एथेनॉल के द्वारा पहले हम उस डीएनए का उपचार करेंगे और उसके बाद अपकेंद्रण विधि के द्वारा डीएनए को हम पृथक कर लेंगे या अवक्षेपित कर लेंगे। दूसरा स्टेप आता है डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटना। अब डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर या डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटने के लिए एक एंजाइम है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम ये डीएनए को निश्चित स्थानों से काटता है, इसलिए इसको डीएनए के लिए वो मोलेक्युलर सीजर या आणविक कैंचिया कहा जाता है। इसको है वो डीएनए को काटा जाता है, इस वजह से इसे है वो आणविक कैंची भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम डीएनए को निश्चित स्थानों से काटता है, इस वजह से इसे डीएनए को काटने की आणविक कैंची भी कहा जाता है। डीएनए को हमने काट लिया, डीएनए के टुकड़े हो गए। डीएनए के टुकड़े होने के बाद हमें डीएनए को है वो साइज के आधार पर अलग अलग करना है और अलग करके हमें प्राप्त करना है। तो इसके लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस को काम में लिया जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक को काम में लिया जाता है और उसमें क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में डीएनए की गति करवाई जाती है। क्योंकि डीएनए है वो ऋणावेशित अणु होता है, ऋण आवेश होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र में यह एनोड या धनायन की तरफ गति करता है। तो ये हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड के द्वारा आकार के आधार पर डीएनए को अलग कर लेंगे। उसके बाद में पीसीआर द्वारा जीन का प्रवर्धन करना। पीसीआर जो मेथड है, पीसीआर मेथड के द्वारा हम क्या करेंगे, डीएनए की मात्रा को बढ़ाएंगे। यदि मान लो ऐसे कोई अपराध के मामले में डीएनए की हमें प्राप्ति कम हुई है तो आगे हम अनुसंधान के लिए डीएनए की यदि मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो पीसीआर जो मेथड है, इस पीसीआर मेथड के द्वारा हम क्या करेंगे, डीएनए की मात्रा का प्रवर्धन करेंगे, डीएनए की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करेंगे। पीसीआर की फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब ये एक श्रृंखलाबद्ध अभिक्रिया है। श्रृंखलाबद्ध अभिक्रिया के द्वारा हम क्या करते हैं, डीएनए की मात्रा, जीन की मात्रा कहें या आनुवंशिक पदार्थ की मात्रा को प्रवर्धित करते हैं, बढ़ाते हैं। यह जो पीसीआर मेथड है यह कैरी मुलिस वैज्ञानिक ने दिया था 1985 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है, पीसीआर के खोजकर्ता या पीसीआर मेथड किसने दिया था, कैरी मुलिस ने दिया था। कब दिया था, 1985 के अंदर। छोटे छोटे सवाल ये बढ़ सकते हैं। कैरी मुलिस 1985, कौन सा मेथड, पीसीआर। तो इसके आगे हम अगले स्टेप के बारे में बात करेंगे।
पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन 1985 में कैरी मुलिस ने इसकी खोज की थी। मतलब पात्र अवस्था में या कृत्रिम रूप से या प्रयोगशाला के अंदर डीएनए की प्रतिकृति करवाई जाती है और उसकी मात्रा को बढ़ाया जाता है, मात्रा में आवर्धन किया जाता है। यह प्रोसेस 3 स्टेप में संपन्न होता है। सबसे पहले डीएनए का क्या होगा, विकृतीकरण होगा, तापमान 90 से 92 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बंध टूट जाएंगे। जो डीएनए है वो डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड, मतलब उसकी जो रज्जु है वो अलग हो जाएंगी। अगले स्टेप में प्राइमर का जोड़ना, इसको प्राइमर एनीलिंग भी कहा जाता है। प्राइमर जुड़ेगा जिससे क्या होगा, रेप्लिकेशन शुरू होगा और बहुलीकरण, उसकी कॉपी तैयार होगी। प्रत्येक चक्र में नए एंजाइम की जरूरत होती है क्योंकि इस तापमान पर वह जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो नष्ट हो जाता है। अधिक तापमान के कारण डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नष्ट हो जाता है। इस वजह से हमें प्रत्येक चक्र में अलग एंजाइम या नए एंजाइम की जरूरत पड़ती है। लेकिन प्रयोगशाला के अंदर जब ये हम काम करवाते हैं तो एक ऐसा एंजाइम जो अधिक तापमान पर नष्ट नहीं होता है, स्थायी एंजाइम है, वो एक जीवाणु है। उस जीवाणु का नाम इंपॉर्टेंट है, उस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। उस जीवाणु का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस जो जीवाणु है, इस जीवाणु से डीएनए पॉलीमरेज प्राप्त किया जाता है जो कि स्थायी होता है। इस तापमान पर वो नष्ट नहीं होता है। इसलिए हर चक्र में, प्रत्येक चक्र में अलग से हमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को लेने की जरूरत नहीं रहती है। अगला स्टेप है वांछित जीन को वेक्टर के साथ जोड़ना। अब हमने क्या किया, जो जीन हमने प्राप्त किया है, हमने डीएनए के टुकड़े किए। डीएनए के टुकड़े करने के बाद में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ में और पीसीआर मेथड किया हमने, और इससे हमें क्या हुआ, डीएनए, वांछित डीएनए की प्राप्ति हुई है। अब इस वांछित डीएनए को हम किसी वेक्टर या वाहक के साथ में जोड़ेंगे। वाहक के बारे में हमने डिस्कस किया था। वाहक के रूप में हम प्लाज्मिड को काम में ले सकते हैं। वाहक के रूप में हम प्लाज्मिड को काम में ले सकते हैं। वाहक के रूप में हम बैक्टीरियोफेज इसको भी काम में ले सकते हैं। वाहक के रूप में हम कॉस्मिड को काम में ले सकते हैं। वाहक के रूप में हम YAC, BAC, कई वाहक हैं, उनको आवश्यकता अनुसार काम में लिया जाता है। तो जो वांछित जीन है इसको वेक्टर के साथ में जोड़ेंगे। जैसे ही हम वांछित जीन को वेक्टर के साथ में जोड़ेंगे, जो हमें डीएनए प्राप्त होगा वो rDNA होगा या पुनर्योगज डीएनए होगा या रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा। इसको हम कहते हैं पुनर्योगज डीएनए या रूपांतरित डीएनए कहते हैं, उसकी हमें प्राप्ति हो जाती है। अब इसके बाद में हमें ये जो वेक्टर के साथ में हमने डीएनए को जोड़कर पुनर्योगित डीएनए प्राप्त किया है, अब इसको परपोषी कोशिका में क्या करवाएंगे, प्रवेश करवाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं rDNA का परपोषी कोशिका में स्थानांतरण। हमने जो पुनर्योगित डीएनए प्राप्त किया है, हम इसकी कॉपी तैयार करने के लिए इसको है वो परपोषी कोशिका के अंदर स्थानांतरित करते हैं या ट्रांसफर करते हैं। किसमें डालेंगे, अब परपोषी कोशिका में या होस्ट सेल में इसको डाला जाएगा। rDNA परपोषी कोशिका में डालने से पहले उस परपोषी कोशिका को rDNA को ग्रहण करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। सक्षम के लिए कुछ एक हमने विधियों के बारे में कल बात की थी। तो जब वो परपोषी कोशिका इस rDNA को ग्रहण करवाने में सक्षम होगी तभी rDNA उसके अंदर प्रवेश कर पाएगा। तो परपोषी कोशिका को सक्षम किया, सक्षम करने के बाद हमने rDNA को उसके अंदर डाल दिया। अब rDNA को हमने जैसे उसमें डाला है तो हमने जो जीन उसमें ऐड किया है वह जीन उस परपोषी कोशिका में जाकर खुद की अभिव्यक्ति करेगा और उसका जो काम है, जिस पदार्थ के जैव संश्लेषण का उसका काम है, वो पदार्थ है उसमें बनेगा। इस तरह से जीन की क्या होती है, उस परपोषी कोशिका में अभिव्यक्ति होती है। अगले स्टेप में बाहरी जो हमने जीन अंदर प्रवेश करवाया है उससे हम क्या करेंगे, उत्पाद प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे, उत्पाद प्राप्त करेंगे। अभी हमने बात की है ये जीन उस परपोषी कोशिका के अंदर जब जाएगा तो वह जीन अभिव्यक्त होगा। अभिव्यक्त होने के बाद में उस जीन का जो काम है, मान लो हमने वह जीन उस परपोषी कोशिका में प्रवेश करवाया, उसका काम है इंसुलिन का निर्माण करना, तो वह जीन उसमें जाके इंसुलिन का निर्माण करेगा। मतलब कोई भी वह उसमें विभिन्न प्रकार के रसायनों का निर्माण कर सकता है, हार्मोन्स का निर्माण कर सकता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। हमने जिस उद्देश्य से वह जीन उसमें डाला है, अभिव्यक्त होने के बाद वह उस प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, उस रसायन का निर्माण करेगा। लेकिन व्यावसायिक स्तर पर यदि हम बहुत अधिक मात्रा में इन पदार्थों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम है वो एक अन्य उपकरण काम में लेते हैं
एक अन्य साधन काम में लेते हैं जिसको बायोरिएक्टर कहा जाता है। क्या कहते हैं? बायोरिएक्टर, हिंदी में कहा जाता है जैविक भट्टी। इसको काम में लिया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं? नियंत्रित परिस्थितियों में अधिक मात्रा में ये उत्पाद है वो प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लो कोरोना का टीका बनाना है, यदि हम एक जीवाणु के भरोसे रहेंगे तो इतनी सारी जनसंख्या है, उसके लिए टीकों की आपूर्ति नहीं हो सकती। इसके लिए हम क्या करेंगे? इस बायोरिएक्टर के अंदर नियंत्रित परिस्थितियों में एक साथ हजारों लाखों टीके है वो प्राप्त कर सकते हैं। मतलब नियंत्रित परिस्थितियों में यह क्रिया करवाई जाती है। इससे हम व्यावसायिक स्तर पर या बड़े स्तर पर इन प्रोडक्ट को ये उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। ये जो बायोरिएक्टर है ये बेलनाकार पात्र होता है, इसमें ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र भी होता है, विलोडक भी होता है। मतलब नियंत्रित परिस्थिति होती है, उसका पीएच है, उसका तापमान है, सब कंट्रोल में रहेगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद की प्राप्ति हो, वो सब अनुकूल परिस्थिति है वो इस जैविक भट्टी के अंदर होती है। इस तरह से ये जो 6 पॉइंट है, इन 6 पॉइंट से या 6 चरण में है वो आरडीएनए तकनीक का कार्य होता है। वांछित जीन से लेकर उस वांछित जीन का जो प्रोडक्ट है, उसका जो उत्पाद है वो प्राप्त करने, ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, ये सभी चरण मिलकर ही आरडीएनए तकनीक कहलाती है या पुनर्योजित डीएनए प्रौद्योगिकी कहलाती है। अब छोटा सा सवाल यहाँ से बन सकता है, इतना सब कुछ होने के बाद हमने जो प्रोडक्ट प्राप्त किया है वह मार्केट में विपणन के लिए जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखो, हमने जो आरडीएनए तकनीक काम में ली है, इसमें जो भी जैव संश्लेषण हुआ, जीव के द्वारा जो भी संश्लेषण हुआ, प्रोटीन, हार्मोन, रसायन, जो भी उसका निर्माण हुआ, वह विपणन के लिए जब तैयार किया जाता है तो वो एक लंबी प्रोसेस है। और इस लंबी प्रोसेस को सम्मिलित रूप से हम क्या कहेंगे? अनुप्रवाह संसाधन, अनुप्रवाह संसाधन कहेंगे। अब इसमें मेनली 2 स्टेप आते हैं, एक पृथक्करण, दूसरा शोधन। मतलब उसमें से क्या करेंगे? हम प्रोडक्ट का पृथक्करण करेंगे, पृथक्करण करने के बाद उसका क्या करेंगे? शोधन करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि आरडीएनए तकनीक से हमें जो भी जैव संश्लेषण के दौरान जो भी जैविक पदार्थ प्राप्त हुआ है उसका पृथक्करण और शोधन करना वो अनुप्रवाह संसाधन कहलाता है। अब इतना सब कुछ होने के बाद में यदि उस प्रोडक्ट का उपयोग चिकित्सा के रूप में किया जाना है तो उसका चिकित्सीय परीक्षण भी करना होता है या करवाया जाता है। और सबसे लास्ट में, अंत में, गुणवत्ता नियंत्रण के द्वारा भी जांच होती है कि यह जो प्रोडक्ट है ये एकदम कंप्लीट है, ओके है। तो क्वालिटी कंट्रोल के द्वारा इसकी जांच की जाती है। जांच करने के बाद इसके ऊपर एक मुहर लगा दी जाती है और अब वह पदार्थ है वो मार्केट के अंदर बेचने के लिए या मार्केट के अंदर विपणन के लिए या आम पब्लिक उसको यूज में ले सके, इस हिसाब से वो तैयार हो जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।